नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। कहते हैं देश के विकास के दरवाजे उत्तर प्रदेश से ही खुलते हैं। सबसे बड़े राज्य की तरक्की ही एक तरह से देश के विकास का आईना है। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश ने यह मादा दिखाया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी की पुरानी ताकत को फिर से याद किया, तो वो दमदार याद एक बार फिर से जीवंत हो उठी कि कैसे आजादी के बाद प्रति व्यक्ति आय के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश देश की बराबरी पर खड़ा था। लेकिन फिर वो यूपी इस दौड़ में हांफने लगा। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे पर आखिर क्यों खड़ी है, और अभी तो फिर भी गनीमत है। ऐसा क्यों हुआ कि एक वक्त में यह गर्त में चली गई? सवाल यह कि इसका कसूरवार कौन रहा? विकास की दौड़ में आखिर क्यों पिछड़ा रहा उत्तर प्रदेश? आज यूपी मांगे उत्तर में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, मगर पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसी भी राज्य की तरक्की का आईना होते हैं वहां के किसान। औद्योगिक पहचान और चमचमाती सड़कों पर गाड़ियों का तूफान। मगर आजादी के बाद क्या यूपी में ये चमक दिखी? प्रति व्यक्ति आय में देश को टक्कर देने वाला यूपी क्या आज उसी गर्व से खिला है? क्या आज उसी गर्व से खिला है? एक समय ऐसा भी आया जब देश की प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 हो गई थी। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 43,000 थी। लखनऊ में लगी हुनर हाट में पहुंचे सीएम योगी ने विकास के गिरते ग्राफ की पूरी बखिया उधेड़ दी। बताया कि आजादी के वक्त प्रति व्यक्ति आय में देश के बराबर मादा रखने वाला यूपी कैसे लड़खड़ाया और फिर लड़खड़ाता ही रहा। उत्तर प्रदेश 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था तब प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की देश की प्रति व्यक्ति आय के बराबर थी। लेकिन फिर एक साजिश के तहत उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को हतोत्साहित किया गया, उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। उसका परिणाम था उत्तर प्रदेश पिछड़ता गया। तो क्या यूपी को साजिश के तहत पीछे धकेला गया? विकास के पहिए को जानबूझकर जंग लगाया गया? सीएम योगी का यह हमला सीधा सीधा कांग्रेस पर था, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने राज किया। आजादी के बाद यूपी में 21 बार कांग्रेस की सरकार बनी। 1989 से कांग्रेस की रुखसती के बाद से बसपा, सपा और बीजेपी को भी मौका मिला, मगर कांग्रेस के मुकाबले कम। लिहाजा सीएम योगी के सीधे हमले पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में गणतंत्र लागू हुआ। 70 सालों में 33 साल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है और 37 साल गैर कांग्रेस की सरकारें रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में विकास के जितने भी काम हुए हैं वो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश के विकास के मार्ग को रोकने का काम, अवरुद्ध करने का काम बाद की सरकारों ने की है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल सर्वाधिक रहा है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ। कह रहे हैं पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश का विकास नहीं किया। अरे योगी जी, आप याद करिए, लगभग 4 साल होने वाले हैं। आपने जितनी भी बार फीता काटा है, फोटो खिंचाई है, अखबार में छपे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के कामों से छपे हैं। आपका अपना कोई काम हो तो बता दो 4 साल में। सीएम योगी के बयान के बाद पूरा विपक्ष हमलावर है, मगर सीएम योगी आंकड़ों के साथ आईना दिखा रहे हैं कि पिछले 3 सालों से यूपी कैसे बदल रहा है। विकास के मोर्चे पर लंबी छलांग लगा रहा है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 43,000 थी और पिछले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने फिर एक लंबी जंप ली है। आज उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 43,000 से बढ़कर के 70,000 क्रॉस कर रही है। सीएम योगी विकास का नारा लगा रहे हैं और खूब काम गिना रहे हैं, तो विपक्ष विकास के मोर्चे पर सरकार को फेल बता रहा है। कुल मिलाकर विकास के नाम पर घमासान छिड़ा हुआ है, मगर इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आजादी के बाद से वाकई में यूपी में विकास का ग्राफ गिरा और आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय पहले आपसे कराएं। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। प्रियंका जी आपका भी बहुत स्वागत। नाहिद लारी खान जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। नाहिद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और अर्थशास्त्री एपी तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रश्न हरीश श्रीवास्तव जी आपसे। अभी भी आप कह रहे हैं कि 43,000 से लेकर 70,000 के पार तक लेकर आए हैं आप प्रति व्यक्ति आए, लेकिन देश की अगर हम देखते हैं तो फिर भी आप आधे पर खड़े हैं। अभी अंतर लगभग 50% का है। कैसे पाटेंगे, क्या योजना है, क्या काम कर रहे हैं? देखिए, योजनाएं तो पूरे देश और प्रदेश के लोगों के सामने हैं राम मोहन जी। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओडीओपी के माध्यम से हर जिले के उत्पाद को पहचान दी, मार्केट दिया और लोगों को अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए पैसे की बंदोबस्त भी किया। कुशल कारीगर उनकी कुशलता और निखरे इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से भी काम दिया। तो उनको जो पहचान मिली और जो उनको मार्केट मिली, उससे ये जो आज 70,000 के आसपास योगी राज में औसत आय पहुंची, ये उसी का नतीजा है। और लगातार जो डिफेंस कॉरिडोर को लेके काम हो रहा है, जो एमएसएमई को लेके काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के जो काम हो रहा है कि बरेली का हवाई अड्डा करीब करीब तैयार है, रामपुर में काम चल रहा है, कुशीनगर का तैयार हो रहा करीब करीब, जेवर में काम शुरू हुआ है, अयोध्या में हवाई अड्डा बन रहा, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। आप अगर देखें, अभी सपा के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, लेकिन सपा की मजबूरी ये है कि वो ऐसा चश्मा लगा लेते हैं कि उनको सपा राज के बाहर दिखाई नहीं पड़ता कुछ। कानपुर, आगरा, बनारस, गोरखपुर सब जगह मेट्रो परियोजनाएं चल रही हैं। मेरठ से लेके प्रयाग तक गंगा एक्सप्रेसवे पे काम शुरू हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने को है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे काम करीब करीब काफी प्रगति पे है। गोरखपुर लिंक्स एक्सप्रेसवे पे काफी काम चल रहा है। तो बहुत सारी परियोजनाएं हैं और सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज के काम चल रहे हैं। तो ये बहुत सारे काम हैं जो समाजवादी पार्टी के मित्रों को नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को इससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। और दिन ब दिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उससे लोगों को रोजगार भी मुहैया हो रहे हैं, लोगों की औसत आय में भी वृद्धि हो रही है और लोगों के घर खुशहाली लौट रही है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, गरीबों को आत्मविश्वास से भरने के लिए सबका अकाउंट खुलवाया, बिना पैसे के सबके घर बिजली दी, सबको मकान दिया, शौचालय दिया। तो बहुत सारी जो विकास के काम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं माननीय मोदी जी। अब हम प्रियंका गुप्ता जी के पास चलते हैं। रेल आगे बढ़ेगी। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 47 में देश जब आजाद हुआ तो लगभग देश की प्रति व्यक्ति आय और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय लगभग बराबर थी, सिर्फ 3% का अंतर था दोनों को आंकड़े में देखें। फिर ऐसा क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि साजिश के तहत उत्तर प्रदेश के उद्योगों को हतोत्साहित किया गया। ये कैसे हुआ कि प्रति व्यक्ति आय इतनी दूर चली गई देश के मुकाबले? पार्टी है, जुमलेबाजी में नंबर 1 है। आप देखिए इन्होंने अभी तक किया क्या है। इनका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इन्होंने किस जिले को जो है कहां तक पहुंचा दिया है। आज इनके पास आंकड़े नहीं है। इनका देखिए, इनकी जो फाइलें हैं उसमें गांव का मौसम बहुत गुलाबी है, पर इनके आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप देखिए कि मैं 5 जिलों का नाम बता रही हूँ आपको, बलरामपुर, बहराइच, जौनपुर, प्रतापगढ़, बलिया। यहाँ पर जो औसत आय है वो 32,000, 34,000 इसी के आसपास है। तो कहाँ विकास है, आप ये बता दीजिए। इन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ बातें की हैं और कुछ भी नहीं किया। आप बताइए, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इन्होंने क्या किया? और भ्रष्टाचार चरम पर है। जब इन्होंने नोटबंदी की तो इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार चरम पर है, चाहे वो शमशान घाट में फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो इनका जो है शौचालय बनाने का हो, चाहे बिजली के मीटर लगाने का हो। तो देखिए, कहीं कहीं जो मिड डे मील का भ्रष्टाचार आप देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रति व्यक्ति आय क्या आप बढ़ा रहे हैं? आपने किया क्या है ऐसा जो प्रति व्यक्ति आय आप बढ़ा रहे हैं? ये बताइए।
आपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी वन प्रोडक्ट जो है ना, आप देखिए कोई सक्सेसफुल नहीं है। आप देखिए बनारस का उद्योग देख लीजिए, बनारसी साड़ी का उद्योग होता है, पूरी तरह से पिछड़ा पड़ा हुआ है। चाहे आगरा का आप देख लीजिए, चाहे लखनऊ का आप चिकन कारीगरी देख लीजिए, हर चीज पिछड़ी हुई पड़ी हुई है। इन्होंने कुछ नहीं किया है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। आज इन्होंने एक एग्जीबिशन जो है आज शायद उद्घाटन किया है, उसको लेकर ये इतने उत्साहित हैं, इन्हें लग रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो एग्जीबिशन के जरिए बिल्कुल जो है उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी। लेकिन पर उस प्रियंका गुप्ता एग्जीबिशन जी, में आप ये बताइए कि पूरे भारत से प्रियंका लोग आए गुप्ता हैं। जी, गुजरात से भी आए हुए हैं, जब उत्तर प्रदेश का ही सामान वहां पे बिक रहा है। जब कांग्रेस मैं की समझती हूँ सरकार कि- यहाँ पे आखिरी बार थी, उसके बाद तो कांग्रेस को मौका नहीं मिला उत्तर प्रदेश में काम करने का। हालांकि सेंटर में लंबे वक्त तक आप लोगों ने काम किया है, लेकिन बिल्कुल किया है। तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, जो मैं आंकड़े देख रहा हूं, 3,590, 3,590, 90, 91 का आंकड़ा दे रहा हूं क्योंकि 89 तक आपकी सरकार थी। इसके बाद बीएसपी, आप एसपी इससे- और बीजेपी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रति व्यक्ति, जब देश आजाद हुआ था उस समय देश की स्थिति क्या थी। जी। उस समय से आज के समय की आप तुलना नहीं कर सकते। जिस समय अंग्रेजों ने जो है हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा हुआ था, उस समय तो देश को मैं 90, उबारना और 91 की देश बात कर रहा हूं को मैडम, मैं 90 की बात कर रहा हूं। 91 की बात करेंगे तो भी देश वही तो बात कर रहे हैं। 47 में आजाद हुआ, 50 से आप लोगों ने काम संभाला, और 40 साल बाद भी आप बताएं कि अंग्रेज सब कुछ ले गए थे, तो ये तो दलील नहीं हुई ना। मैं अगर आपसे 50 की बात पूछूं तो आप कहिए 50 में हमारी आय थी 259 रुपए, मैंने कहा ही नहीं। 50 में तो प्रश्न किया ही नहीं, क्योंकि आपके हाथ में काम आया था। जिसके हाथ में काम आएगा उससे तत्काल प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। 40वें साल पे जाके हमारी प्रति व्यक्ति आय 3590 थी उत्तर प्रदेश की। फिर समाजवादी आप ये भी देखिए कि देश की प्रति व्यक्ति आय क्या थी उस समय, 4,983। तो आप उसका डिफरेंस भी देखिए ना। आज देश की 28% प्रति व्यक्ति का आय क्या अंतर। है और उत्तर प्रदेश की जो है आज यही तो मेरा प्रति व्यक्ति सवाल आय क्या है। आप उस सवाल को उसका पूरा भी आने तो दीजिए अंतर ना। आप देखिए, पहले 259 थी, देश की आय 267 थी। फिर जब आपने छोड़ा तो 3500 थी, देश की आय 4900 थी। जी अंतर बढ़ा ना 28%, 3 से। देखिए इसी अंतर देश के बढ़ा, लोग हैं। लेकिन आप आज से कंपेयर करके उस चीज को मैं मैं तो देखिए ना। तभी से कंपेयर कर रहा हूं। मैंने अभी आज का तो आंकड़ा दिया ही नहीं। तो प्रियंका गुप्ता जी को मैं जवाब दे देता हूँ। आज का आंकड़ा तो मैंने दिया ही लेकिन नहीं। आप जवाब दीजिए, आप ही से जवाब मांगा ठीक जा है। रहा है और आप ही से जवाब मांग रहे हैं कि आपका लेकिन कहाँ पहले है नाहिद लारी आत्मनिर्भर खान जी को भारत? चर्चा में हम ला रहे हैं। नाहिद लारी खान जी को हम चर्चा में ला रहे हैं। इसके बाद एपी तिवारी जी का पक्ष, फिर सवाल जवाब एक दूसरे से मैं जवाब चलेगा। दे दूं जरा। एक सेकंड जो हरीश जी। प्रियंका गुप्ता जी गलत आंकड़े पेश कर रही हैं, जी। तो मैं उनका जवाब दे देता आंकड़ा हूँ। मैं पेश कर रही हूँ, ये वही आंकड़े हैं जो आप देते हैं। पिछले 3 साल में 30% की बढ़ोतरी हुई है औसत आय में। तो आप ये ठीक है। बताइए जिन 5 जिलों मैं को लौट मैंने के आता नाम हूं पे। दिया है वहां पे क्या है और प्रति व्यक्ति आय? आप ये देखिए आपने क्या किया उन 5 कि जिलों के मैं लिए? लौट के आता हूं। आज पहले नाहिद लारी खान जी का पहला कमेंट, शुरुआती कमेंट में ले लूं, इसके बाद में मैं दोनों के पास, आपके पास आ जाऊंगा। नाहिद लारी खान जी, हम जब देख रहे हैं कि 2010-11 का आंकड़ा, तो उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 26,698 सालाना, और तब देश की आय 54,51, तब भी अंतर 50% से ज्यादा। अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि तकरीबन 30% 3 साल में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया है और काम किया है। तो आप मानेंगे कि कांग्रेस जो काम कर रही थी उसके मुकाबले केंद्र में और प्रदेश में बेहतर काम हो रहा है? देखिए, भाजपा की अगर बात करें तो ये अपने आंकड़ों के मकर जाल में लोगों को फंसाने की साजिश रचते हैं। चूंकि इनका सारा कंसंट्रेशन वोटों पर रहता है, ये वोटों की राजनीति करते हैं, ये काम की राजनीति नहीं करते, काम नहीं करते, केवल वोटों की राजनीति करते हैं। अभी आप ही के चैनल में इनका झूठ में, अभी आपके जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनका झूठ अभी आप ही के चैनल पे दिखा देती हूँ। अभी इन्होंने आपसे कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एकदम तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये तस्वीर है, ये आज की तस्वीर है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, अगर दिख रही हो आपको, ये आज की तस्वीर है। इन्होंने वादा किया था बीजेपी सरकार ने कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जनवरी तक शुरू हो जाएगा। ये आज की तस्वीर है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ वहां पे, जूं का त्यों ही पड़ा है। मतलब समाजवादी सरकार की अगर बात करें तो समाजवादी सरकार में ऐसा एक्सप्रेसवे बन गया। माननीय अखिलेश यादव जी 5 साल, देखिए जब आप बोल रहे थे हरीश जी, मैं नहीं इंटरप्ट, पूरा सच दिखाइए, एक टुकड़े की फोटो लेकर के मत दिखाइए। बोलने दीजिए,
ठीक है, आप लोग महिला विरोधी हैं, बाद में मुझे बोल लीजिएगा, पहले बोलने का मौका तो दें। मैं तो पेशेंटली आप लोग को सुन रही थी, कुछ नहीं बोला मैंने। ये तो समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है। देखिए श्री राम मोहन जी, मैं तो कुछ नहीं बीच में किसी जी बोलिए नाहिद जी, कंप्लीट कीजिए। दूसरे से तुलना मत करिए उसकी। देखिए हमारी माननीय अखिलेश यादव जी, आप इसी से तुलना कर लें। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के केवल 5 साल मुख्यमंत्री थे। 5 साल में उन्होंने ऐसा बेहतरीन एक्सप्रेस वे बनवा दिया, आगरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, जिस पर फाइटर प्लेन उतरते हैं। और वही मोदी जी 15 साल गुजरात के सीएम रहे, उनकी केंद्र में भी उस वक्त सरकार थी। क्या उन्होंने ऐसा एक्सप्रेस वे बनवाया जहां पर फाइटर प्लेन उतरता है? एकदम नहीं। अगर आप मेट्रो की बात करें, 2 साल में मेट्रो शुरू कर दी थी उत्तर प्रदेश में। 4 साल हो गई है योगी सरकार को, इनके 4 साल में अभी तक कोई भी खुद का इन्होंने मेट्रो नहीं शुरू किया है। ये सपा शासन में जो डीपीआर पूरा हुआ था आगरा, वाराणसी, मेरठपुर, कानपुर और इलाहाबाद का, वही आज तक ये गिनाते हैं। 10-90 की अगर आप योजना की बात करें, जिसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं के लिए ये योजना शुरू की थी 10-90, उसको भी ठप करने का काम करा है भाजपा सरकार ने। आज का मैं आपको लेटेस्ट ही बता देती हूँ कि लखनऊ का, चूंकि हम लोग लखनऊ में बैठे हैं, लखनऊ का आप समझिए कि लखनऊ में एक बीकॉम की छात्रा को ये गुंडा, बीजेपी का गुंडा, जो उसका नाम आदर्श उर्फ शुभम है, उसने इतना प्रताड़ित किया। उसने छात्रा ने कॉलेज छोड़ दिया, छात्रा ने 10-90 पे भी शिकायत की, 112 पे भी शिकायत की, कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई। आखिर में उसने आहत होकर फांसी लगा ली। और बड़ी बात देखिए, ये मिशन शक्ति की बात करते हैं ना, ये देखिए मिशन शक्ति ये धरातल पर है, और इनके भाजपा के सत्ता पक्ष के तमाम समस्या ये है नाहिद लारी खान जी, फिर कहते हैं कि आपको मैं टोक रहा हूं। हम बात कर रहे हैं प्रति व्यक्ति आय पे, मैं बात कर रहा हूं अर्थव्यवस्था पे, आप चली जाती हैं कानून व्यवस्था पे। मैं कानून व्यवस्था की बात नहीं कर रही हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ श्री राम मोहन जी कि मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, जैसे इन्होंने मिशन शक्ति की बातें की, और सारी बातें झूठ पर आधारित होती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये होता है। आप देखिए इटावा में भी शोहदे से परेशान होकर एक बच्ची ने फांसी जान दे दी। इस तरह के जालौन के इनके समस्या ये है ना कि आप 10-90 पे अखिलेश यादव को श्रेय तो देते हैं, आप 100 नंबर पे डायल 100 पे श्रेय तो देते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि इसी कानून व्यवस्था की वजह से, लचर कानून व्यवस्था की वजह से उन्हें मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। उनकी सरकार गई, इसी उत्तर प्रदेश के लोगों ने हटाई, कहीं बाहर से वोटर तो आते नहीं। देखिए श्री राम, काम तो आपने इतने गिनाए, अगर काम अच्छे थे और आप लोगों का नारा भी था काम बोलता है, तो यही कानून व्यवस्था तो इकलौती खामी थी। फिर जी मैं आपको बताती हूँ, देखिए कानून व्यवस्था पर आप सपा सरकार पर नहीं कह सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है उसको 1.5 साल में, जो आज योगी जी कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी छलांग लगाई, तो छलांग इस बात की लगाई है उन्होंने 4 साल में कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा यूपी सरकार को कहा है कि यहाँ पे जंगल राज, 1.5 साल से यूपी सरकार पर जंगल राज का तमगा टंगा हुआ है। समस्या सिर्फ राजनीतिक दलों की यह है कि अपने वक्त में अदालतों की टिप्पणी को भूल जाते हैं। हमारी पिछले 70 साल में ऐसी कोई भी सरकार नहीं आई जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट से तो बढ़कर कोई नहीं है। जी हाई कोर्ट ने जब अपराधी छोड़े, आपने तो क्या टिप्पणी की थी उसको याद कर लीजिए, उसको दोहराने का मतलब नहीं, क्योंकि कानून व्यवस्था पर यह बहस नहीं है। बहुत बड़ी टिप्पणी है। हाई कोर्ट वाली छोटी थी आपको लग रहा है? हाई कोर्ट वाली अगर छोटी थी तो इसको यहीं छोड़ दीजिए। हमारे साथ अर्थशास्त्री एपी तिवारी साहब हैं, हम उनके पास चलते हैं। एपी तिवारी साहब, अभी बताया जा रहा है कि 30% ग्रोथ हुई है प्रति व्यक्ति आय में, बढ़ोतरी हुई है पिछले 3 साल में, लेकिन क्या ऐसी चीजें आप पीछे देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की देश के मुकाबले आधे पर अभी भी खड़ी हुई है, इतनी ग्रोथ के बावजूद? देखिए राममोहन जी, इसका एक दृष्टांत मैं रखना चाहूंगा। अगर हम 1951 से लेकर 1991 तक जो 40 साल का एक कह सकते हैं कालखंड है जी, उसमें देखें तो यूपी की आबादी
120% से बढ़ी, जबकि पूरे भारत की आबादी इसी दौरान 134% से बढ़ी। जाहिर है कि बढ़ती हुई आबादी ने यूपी के विकास को रोधित नहीं किया ये इस दौरान, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर की तुलना में यूपी का जो डेवलपमेंट परफॉर्मेंस था वो बेहतर नहीं रहा। तो वजह क्या थी? बुनियादी वजह थी कि खेती से हटकर उद्योग और सेवा क्षेत्र का उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, और इसकी वजह थी कि निवेश का स्तर कम रहा। एक उदाहरण लेना चाहूंगा, जो परियोजना यूपी में लगनी थी वो विधान चंद्र राय साहब ने दबाव दिया नेहरू जी पर, वो लग गई पश्चिम बंगाल में। यूपी पिछड़ा क्यों? बड़ा बुनियादी सवाल है। क्योंकि उत्तर प्रदेश को निवेश और विकास के मामले में वो प्राथमिकता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इसके राजनीतिक अर्थव्यवस्था का ये बुनियादी सवाल है। लेकिन जिस बात को आप रख रहे हैं कि लगातार फासला बढ़ता गया, तो उसका कारण तो कहीं यही टोह लेना पड़ेगा कि औद्योगिकरण का अभाव रहा है, खेती का सम्यक विकास नहीं हुआ। मैं एक प्रसंग बस, आज संयोग है कि नेताजी का जन्म दिवस भी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था जब देश आजाद हो जाए तो इसके विकास की 3 प्रमुख कड़ियां होंगी। जो भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसे मद्देनजर रखना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने कहा था कि औद्योगिकरण की गति को तेज करना पड़ेगा, और उसमें उन्होंने मदर इंडस्ट्रीज की बात की थी, मातृ उद्योग अर्थात जो बुनियादी उद्योग हैं। और तीसरे, उन्होंने शिक्षा की बात की थी कि शिक्षा को तरजीह देनी होगी। तो मूल रूप में जैसे आप इस बात को भी रख रहे हैं कि मानव विकास सूचकांक कम है। मानव विकास सूचकांक का कम होना, उसमें 3 तत्व होते हैं: प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और जो साक्षरता दर है। तो बुनियादी तौर पर वहां भी ये बात आती है कि मानव विकास सूचकांक कम इसलिए रहा है लगातार क्योंकि विकास की दर कम रही है, ग्रोथ की दर कम रही है। जैसे ये बात आ रही है कि 2000 आंकड़े बता रहे हैं ना कि 2018-19 के तुलना में 2019-20 में जो सूबे की प्रति व्यक्ति आय है उसमें 5.9% की वृद्धि हुई है, केवल 2 साल के सापेक्ष लें। इसके अलावा जो ग्रोथ रेट रही है, जो जीएसटीपी की ग्रोथ रेट रही है, वो भी लगभग 5% के इर्द गिर्द रही है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जब तक निवेश में वृद्धि नहीं होती तब तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कैसे होगी? बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। निवेश में जब तक वृद्धि नहीं होगी तब तक प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगी? जब तक पैसा हाथ में होगा नहीं तो जनता तक वो पहुंचेगा कैसे? एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। चर्चा लगातार जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और चर्चा उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर कर रहे हैं कि आखिर विकास की दौड़ में उत्तर प्रदेश अब केंद्र के सूचकांकों के मुकाबले पीछे क्यों नजर आता है। प्रियंका गुप्ता जी, आप कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार कोई काम नहीं कर रही है, आंकड़ों की बाजीगरी इनको करना आता है। सवाल मेरा बहुत साफ है कि अपनी जिम्मेदारी लेने से पीछे क्यों हटते हैं? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस सब कुछ इतना अच्छा करके गई थी और सब कचरा कर दिया बाकी पार्टियों ने? देखिए, सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये सरकार जब से आई है, चाहे आप नोटबंदी को ले लीजिए, चाहे आप जीएसटी को ले लीजिए, चाहे जो है अनप्लान्ड लॉकडाउन को देख लीजिए, इन सब में आम आदमी जो बिजनेसमैन था वो पूरी तरह से बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, और इतना ज्यादा प्रभावित हुआ है कि आज तक वो उबर नहीं पा रहा है। आप बनारस उद्योग फॉर एन एग्जांपल ले लीजिए, जिसमें 200 करोड़ का जो है उनका बिजनेस प्रभावित हुआ, और उसके साथ में 7 लाख से भी ज्यादा जो है रोजगार गंवाए। आप देखिए, इस तरह हर उद्योग, चाहे वो आगरा का उद्योग हो, चाहे वो आपका फिरोजाबाद का उद्योग हो, चाहे मथुरा का उद्योग हो, हर तरह से जो है प्रभावित हुआ है। पर सरकार ने क्या किया? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने क्या किया इन उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए?
सिर्फ आप देखिए इनके पास एक ही काम होता है, ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट करते हैं, जो आपका मीडिया मैनेजमेंट है वो करते हैं, जिसमें बड़े बड़े हेडलाइंस बनती हैं कि आज सरकार ये करने वाली है, इस तरह की योजनाएं करने वाली है, पर धरातल पर उन योजनाओं का कहीं कोई भी जो है आधार नहीं है। आप ये बताइए कि इन्होंने इससे पहले जो इन्वेस्टर समिट की थी उससे क्या हुआ? इन्होंने कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए हम काम करेंगे, बट कहीं भी कुछ नहीं ऐसा दिखता है कि जिससे रोजगार बढ़ा हो या लोगों को जॉब बढ़िया मिली हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग आज भी प्लान करते हैं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है, इसीलिए प्लान करते हैं और वो मजदूर बाहर जाकर काम करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में उन्हें इतना रोजगार मिल जाता तो वो बाहर क्यों जाते? ये समझने की जरूरत है कि सरकार आंकड़ों से साथ खेलना बंद करे और उसके साथ आप समझिए कि इस उत्तर प्रदेश को जरूरत क्या है। आज रोजगार के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में। सवाल इसी बात का तो है, सरकार की तरफ से अभी भी ये कहा गया है कि तकरीबन 70,000 या थोड़ा उससे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय हो गई है। ये थोड़ी कहा गया कि सोना बरस रहा है। एक व्यक्ति के पास अगर साल में 70,000 रुपए हैं और 70,000 रुपए के हिसाब से वो खर्चा चला रहा है, तो जाहिर बात है कि उसके पास हाथ में कम है। इतना सोचिए, जाहिर है कि उसके पास कम है और वो आगे कमाने के लिए जाएगा। वो किस कदर बढ़ी हुई है, खाने की चीजें 2 गुना महंगी हो चुकी है। मेरा सवाल यही है कि जो प्रति व्यक्ति आय, मेरे पास आंकड़ा है सेंटर केंद्र में तो आपकी सरकार थी 2010-11 में 54,051 रुपए, 54,051 रुपए। वो 2018-19 के बाद 1,26,000 बढ़ चुका है। आदमी की जो डेली रूटीन की चीजें हैं उनके ऊपर जो खर्च करने की कैपेसिटी होती है वो कम है और हमारा खर्चा ज्यादा हो चुका है, चाहे वो बच्चों की फीस हो, चाहे वो खाने की चीजें हो, कोई उत्तर है आपके पास कि केंद्र सरकार आपके पास थी प्रति व्यक्ति आय को अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी, आम आदमी के लिए सोचना पड़ेगा। सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के लिए सोचना बंद करे और आम आदमी के लिए सोचना स्टार्ट करे जो जूझ रहा है आज अपनी परेशानियों से। सवाल ये है ना कि वो आम आदमी वो आपकी दिशा में नहीं सोचता है, वो आम आदमी या तो विकल्पों की दिशा में सोच रहा है, चाहे वो सपा बीएसपी हो उससे, या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो या केंद्र में बीजेपी हो। आप आम आदमी की बात करते हैं, वो आम आदमी आपकी दिशा में सोच नहीं रहा है। इसकी वजह कुछ तो रही होगी ना। मैनिफेस्टो बनाया तो उसमें 2 करोड़ रोजगार की बात करी। इन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, इन्होंने कहा हम काला धन वापस लाएंगे। आज रोजगार देने के नाम पर जब थाली ताली लोग बजाने लगते हैं तब इनकी आंखें खुलती हैं। तो वास्तविकता यह है कि अपने ही वादे जो अपने मैनिफेस्टो में लिखे थे उसे पूरा करने में असमर्थ हैं। सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करके आप लोगों का दिल नहीं जीत पाएंगे। हरीश श्रीवास्तव जी, आंकड़ों की बाजीगरी आप लोग कर रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं आप लोग, महंगाई बढ़ा रहे हैं आप लोग, 129 से ज्यादा। और अगर कोई फिगर अच्छा है तो उस फिगर में आप लोग आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं। हरीश श्रीवास्तव जी। राममोहन जी। जी जी हाँ, सुन रहे हैं आपको, बोलिए। प्रियंका जी को या तो अर्थशास्त्र आता नहीं, प्रियंका जी को या तो अर्थशास्त्र आता नहीं या अर्थशास्त्र समझना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब ने सवाल पूछ रहे हैं आपसे, उन सारे बिंदुओं को एलोबरेट किया जी, जिनके कारण औसत व्यक्ति आय कम हुई। ठीक है, उत्तर दे रहे हैं ना वो प्रियंका जी, कारक उत्तर दे रहे हैं एक एक करके, सभी अपनी बारी पे बोले तो अच्छा रहेगा। व्यापार का क्या हालत हुई, प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं ना आप बता दीजिए। औसत आय में बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज हम सब लोग हृदय से अपना नमन करते हैं उनको, और एक ओजस्वी व्यक्तित्व जिसने पूरी दुनिया में भारत की पहचान को एक ओजस्वी नेतृत्व प्रदान करके दिया। उन्होंने जो अर्थव्यवस्था को लेकर जो थाट दिया था कि भारतीय संस्कृति पे आधारित हो, हमारी जो अपनी परंपराएं हैं, अपनी जो, और जो आज जो योगी जी हर जिले के उत्पाद को जो पहचान दे रहे हैं, और उस पहचान के नाते प्रियंका जी बड़ी बड़ी बात कर रही थी, लेकिन चाइना से लक्ष्मी गणेश भी आयात होके आ रहे थे। वो जो आसन बैठने होते हैं पूजा के लिए, जो आसन होते हैं, जो चटाइयां होती हैं, वो भी चाइना से आ रही थी। साइकिल के पार्ट वो भी चाइना से आ रहे थे। आज योगी जी को इन सब लोगों को मैं आपसे धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि उन्होंने माटी कला बोर्ड का गठन करके माटी कला बोर्ड का गठन किया, ताकि जो प्रजापति समाज है उनको अपने गांव में घर में रोजगार मिल सके। और अब वो अभी इसकी प्रदर्शनी यहाँ लगी थी, तो जो पॉटरी उद्योग है तो उसमें 3 दिन की प्रदर्शनी में एक जो पॉटरी उद्योग वाले ये हैं
8-8 लाख रुपए उन्होंने अर्जित किए। जो तो बहुत सारी जो छोटी छोटी जो उत्पाद हैं, आज गोबर के दिए जलाए जा रहे हैं, गोबर से बने हुए दीपक जलाए जा रहे हैं, तो किसान को भी फायदा हो रहा है और जो बनाने वाले हैं उनको भी फायदा हो रहा है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आज हम चाइना से चटाई नहीं आयात कर रहे हैं, वो बैठने के लिए आसन नहीं चाइना से आयात कर रहे हैं, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां नहीं आयात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो उत्तर प्रदेश के जो उद्योग थे, जो हर जिले में जो विशिष्ट उत्पाद थे, उनको पहचान देने का काम किया ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और लोगों की औसत आय बढ़े। और इतने नहीं, आज जो हुनर हाट का जो आयोजन हुआ उसको इंटरनेशनल पहचान मिली है। कई जो देश हैं उन्होंने हुनर हाट वहां आयोजित करने की बात की, तो जो एक प्लेटफॉर्म दिया भारत सरकार ने, जो मोदी जी की सरकार ने, जो योगी जी की सरकार ने, उसी का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में ये जो छोटे छोटे उत्पाद हैं, आप जाइएगा यहाँ अवध शिल्प ग्राम में, मैं प्रियंका जी को भी कहता हूँ और नाहिद लारी जी को भी कहता हूँ कि जाएं देखें जरा कि जो छोटे छोटे कहां से छोटे छोटे सामान लेकर के कितना खूबसूरत सामान बना करके लोग ले आए हैं। तो आज ये जब वैश्विक मार्केट में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से निर्यात भी बढ़ेगा, लोगों की औसत आय भी बढ़ेगी और लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आत्मनिर्भर भारत भी बनेगा। सर्विस इंडस्ट्री की बात डॉक्टर साहब ने कही थी, तो ये जो फैक्टर्स हैं उसको न तो इनको अध्ययन करना न इसको समझना है, इनको तो केवल विरोध पे विरोध करना है। इनको तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों की औसत आय बढ़ोतरी हो रही है, ये किसी पार्टी की नहीं है, उसमें तो सभी लोग हैं, हर व्यक्ति उसमें शामिल है, तो ये तो सबके लिए खुशहाली का विषय होना चाहिए। इसके लिए तो प्रसन्नता व्यक्त करना चाहिए, सरकार के लिए और सुझाव देने चाहिए कि साहब ये आप और करिए। तो वही डफली वही राग जो विरोध के लिए विरोध की राजनीति है, सकारात्मक सोच हमारी जब तक नहीं होगी तब तक हम चीजों को समझ नहीं सकेंगे। और उसी सकारात्मक सोच को लेकर के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के विकास के पथ पर लेकर के आगे बढ़े हैं। चहुमुखी विकास का बन रही है। आप देखें कि जो बुंदेलखंड पानी के लिए तरसता था, आज लाखों हेक्टेयर। ठीक है प्रियंका गुप्ता जी, आपकी बारी आएगी तो आप वापस बोलना। नाहिद लारी खान जी के पास में जाना चाहता हूं। हरीश जी थोड़ा सा, हरीश जी मैं लौट के आऊंगा आपके पास। आप महंगाई की जब बात करते हैं, राजनीतिक दल कितनी आसानी से चीज बताते हैं, देखिए उसको मैं एक छोटी बात के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। वो ये कि किसान को गेहूं का रेट मिलना चाहिए 30 रुपए प्रति किलो और गरीब आदमी को आटा मिलना चाहिए 10 रुपए प्रति किलो। तो ये 20 रुपए प्रति किलो कहां जाएगा, इसका कोई गणित नहीं होता पॉलिटिकल पार्टी के पास। दोनों जगह डिमांड है, किसान को उसका उचित मूल्य दो, एमएसपी दे दो। किसान कहता है कि साहब 30 रुपए लगता है, 30 रुपए जब तक गेहूं नहीं होगा हमको अच्छा नहीं लगेगा, धान की कीमत 30 रुपए होगी तब तक अच्छा नहीं लगेगा, उसके बिना हमारा एक तरह से घाटा होता है। और किसान आम आदमी के लिए आटा होना चाहिए 10 से 20 रुपए प्रति किलो। तो जो बीच का 10-20 रुपए किलो है वो पॉलिटिकल पार्टियों से जनता ले आए, तब तो अर्थशास्त्र चला सकते हैं राजनीतिक दलों के हिसाब से। और यही जो विपक्ष में बीजेपी थी वो लोग कहते थे, मैं सिर्फ एक दल के लिए नहीं कह रहा हूं। तो नाहिद लारी खान जी, अर्थशास्त्र जो है वो 2 धन 2 4 ही चलेगा, सियासत में 2 धन 2 4 नहीं होता। अब सवाल यह है कि जनता के हाथ में पैसा पहुंचे, जनता की प्रति व्यक्ति आय बढ़े, इसके लिए निवेश की आवश्यकता है। और मैं जब आंकड़े देख रहा हूं तो जो सबसे खराब दौर देखा वो 1990 से लेकर 2000 के बीच का है, जिसमें पहले 28% अंतर था केंद्र और राज्य के बीच में प्रति व्यक्ति आय में। इस दशक में 90 से 2000 के दशक में 41% हो गया है अंतर। तो ये फिर धीरे धीरे अब जाके लगभग 50% के आसपास है। उसमें भी योगी सरकार दावा कर रही है कि हमने 30% आय बढ़ाई है। तब उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ कहीं तो कुछ गलत हुआ है। इसमें क्यों मानने के लिए राजनीतिक दल पीछे हटते हैं जिन इसमें भागीदारी दी है? श्री राम मोहन जी, मैं आपकी बात पूर्ण रूप से समझ रही हूँ कि आप प्रदेश की जनता के लिए चिंतित हैं। ये सही बात है कि प्रदेश की जनता की आय बढ़नी चाहिए, लेकिन मैं माननीय मोदी जी जैसे बहुत शिक्षित तो नहीं हूँ, लेकिन उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, केवल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो अभी तक जितनी भी आपने आंकड़ों की बातें की हैं और जो भी आंकड़े दिखाए हैं,
उससे जो मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से जितना भी समझ पाई हूँ, वो ये भी पॉसिबल है कि कुछ लिमिटेड हो सकता है कि आय बढ़ी हो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ लिमिटेड लोगों की आय बढ़ी हो, जिसको जो है ज्यादा लोगों में डिवाइड करके दर्शाया जा रहा है कि प्रति व्यक्ति की आय इतनी बढ़ गई है। और फिर ये जो अधिकारी कलम से जो ये इस तरह के आंकड़े लाते हैं, इससे जनता का पेट नहीं भरता है। प्रैक्टिकली देखना पड़ता है कि प्रैक्टिकली आखिर जनता की जेब में कितना पैसा है। प्रैक्टिकली देखना पड़ता है कि जनता की थाली कहीं खाली तो नहीं है। हालांकि बीजेपी जो है थाली को जो है राजनीतिक चीप पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल करती है, जनता की खाली थाली को भी जो है बजवाती है। अब आप देखिए, अगर जिस तरह की बात ये कर रहे हैं कि बहुत विकास हो रहा है और बहुत आय बढ़ोतरी हो रही है, तो आप ही के चैनल के माध्यम से हम लोग को भी मालूम चलता है कि तमाम किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं। भूख के मारे तमाम किसानों ने आत्महत्या कर ली, और तमाम नौजवान वो भी जो है आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसी भी न्यूज हमने देखी जहां पे पूरे परिवार के साथ कारोबारी परिवार ने जो है आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो आर्थिक तंगी से परेशान था। तो अगर इतना विकास हो गया होता और इतनी आय, लोगों के जेब में इतना पैसा आ गया होता, तो फिर इस तरह से लोग क्यों आत्महत्या कर रहे होते। और किसी भी देश और किसी भी प्रदेश की अगर बात करें, तो देश और प्रदेश वही खुशहाल होता है जब किसान खुशहाल होते हैं। आप देखिए, आज किसान कहाँ खुशहाल है। आज इतने दिन हो गए, लगभग 2 महीना हो गए हैं, और किसान जो है इस कड़कड़ाती ठंड बारिश में सड़कों पर हैं। 70 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल पसीज गया, लेकिन माननीय मोदी जी का दिल नहीं पसीजा। आपको मैं बताऊं श्री राम मोहन जी, कि चूंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बताएं कि आखिर उनकी सरकार में कितनी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई, कितने एम्स बने, कितने मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना हुई, यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई, क्या क्या बना, एक भी नाम वो गिना नहीं पाएंगे। क्योंकि वास्तविकता ये है कि केवल सपा के कार्यों का ही इन्होंने फीता काटने का काम किया। 2-2 बार 3-3 बार जाके फीता काटना। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं लखनऊ, भदोई, मिर्जापुर, मुरादाबाद से संबंधित हूं। मैं भदोई मिर्जापुर की अगर बात करूं, तो वो कारपेट के लिए जाना जाता है, पूरे विश्व में कारपेट के लिए जाना जाता है। और वहां के कारपेट का काम जो लोग करते हैं, वो आसपास के एरिया के भी लोग कारपेट के काम से वहां जुड़े हुए, जैसे जौनपुर, इलाहाबाद, वाराणसी के जो गांव हैं, वहां के भी लोग कारपेट का काम करते, उनकी रोजी रोटी वहीं से चलती थी। लेकिन और सपा की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी ने इसको प्रोत्साहित करने के लिए कारपेट एक्सपो मॉल की स्थापना की थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर और सुविधाएं मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, और इस काम को और बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन आप देखिए कि हुआ क्या, योगी सरकार में सारी योजनाओं को ठप करने का काम किया गया। मैं वहां की साक्षात गवाह हूं, मैं वहां की रहने वाली हूं, भदोई की। वहां का हाल बेहाल है। आज कारपेट जो है खत्म सा हो रहा है। कई कारपेट उद्योग बंद हो चुके हैं, डायर्स के कारखाने बंद हो चुके हैं। तो आप ये समझिए कि सिर्फ आकर केवल मीडिया मैनेजमेंट करके और इस तरह के एड्स देकर, जो ये करोड़ों करोड़ के एड्स हैं, जो सरकार हर रोज अखबार अगर आप खोले तो पटा पड़ा रहता है प्रिंट मीडिया इस तरह के एड्स से, करोड़ों करोड़ के एड्स देते हैं, जिसमें वाह होता है। तो जाहिर सी बात है, इन एड्स के माध्यम से वाहवाही तो हो जाएगी, लेकिन जमीनी स्तर पर कहाँ सुविधा मिल रही है, कहाँ लोगों को अगर सुविधा मिल रही होती तो क्यों किसान सड़कों पर होते, क्यों बड़ी संख्या में नौजवान रोजगार मांग रहे होते। आप बताइए कि कोरोना काल में भी इन लोग ने क्या, लॉकडाउन जब था तो लॉकडाउन में केवल एक उद्योग चरम पर था, जब सब कुछ बंद था, केवल दवाई की दुकान खुली थी। कंप्लीट लॉकडाउन जब था कोरोना काल में, तो केवल जो है शराब की बिक्री पर योगी सरकार का फोकस था। बेपनाह शराब की बिक्री हुई, सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक शराब की दुकानें खुली, लोगों ने खूब शराब पी और जाकर अपने घरों में मार पिटाई की, महिलाओं को मारा, कईयों की जानें चली गई। लेकिन इस सरकार को केवल जो है पैसे से मतलब था, क्योंकि तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, समस्या यही है ना कि आप जिस पॉइंट पे आलोचना करते हैं उस पॉइंट पे काम नहीं करते। अगर काम करें तो कोई प्रश्न ना पूछे। समाजवादी पार्टी सरकार आई थी, शराबबंदी कर देती, बीजेपी वाले हटाते तो उनसे सवाल पूछ लेते। अब सवाल यह है कि आप शराबबंदी करेंगे नहीं, दूसरे से उम्मीद करेंगे,
तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। हम फिर वापस मुद्दे से दूर जा रहे हैं। एपी तिवारी जी के पास में चलता हूं। तिवारी जी, खान जी बता रहे हैं कि भदोही के रहने वाले हैं जी। अभी भदोही में मुश्किल से 1.5 महीने पहले ये कारपेट व्यवसायियों के लिए एक बहुत बड़ा मार्केटिंग हब खोला गया और सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको बनाया और वहां का निर्यात बढ़ा है। और ये बता रहे हैं कि वहां सब बंदी हो गई है। तो ये जो निराश हताश लोग हैं, ये गलत पिक्चर भी पेश करते हैं, भ्रम भी फैलाते हैं और न तो वास्तविकता की जानकारी होती है, तो केवल समाजवादी पार्टी से सरकार का विरोध करना है तो कुछ भी बोलते जाइए। ये नहीं होना चाहिए। ये रोजगार का मसला है। सरकार ने स्किल मैपिंग तक की, स्किल मैपिंग किया, रजिस्ट्रेशन किया। ठीक है एपी तिवारी जी, मैं वापस लौट के आपके पास आता हूं। आपने जहां बात छोड़ी थी मैं वहीं से वापस लेके आना चाहता हूं। ठीक है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लंबे चलेंगे, उसका कोई अंत नहीं है। और जो भी विरोधी दल है या सत्तारूढ़ दल है वो अपने हिसाब से सच्चाई को देखते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपने कहा था कि जितना निवेश आएगा उसी आधार पर आय बढ़ेगी, यह महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कि 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश में हुई है। इससे पहले की तुलना में अभी क्या आपको निवेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? कंपनियां उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि दावा सरकार का यह है कि बहुत बड़ा लैंड बैंक हमने बना रखा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बहुत आगे चले गए हैं। आपको वो चीजें जमीन पर दिख रही हैं क्या? देखिए राममोहन जी, आप सही कह रहे हैं कि जो ग्रोथ होती है या प्रति व्यक्ति आय की जो बढ़ोतरी होती है वो निवेश के स्तर पर निर्भर करती है। आंकड़े ये बताते हैं, अध्ययन बताते हैं कि पहली योजना से लेकर 12वीं योजना तक, पंचवर्षीय योजना तक उत्तर प्रदेश की जो हिस्सेदारी केंद्रीय योजनागत व्यय में थी वो 8.5% थी, मात्र 8.5%, जबकि आबादी में यूपी का हिस्सा लगभग 17% बैठता है। तो इस तरह गणित इसका यह है, अर्थशास्त्र यह है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति निवेश का स्तर अखिल भारतीय निवेश के स्तर में ठीक आधा रहा और इसलिए यूपी लगातार पिछड़ता रहा। लेकिन यदि हम हालिया परिवर्तनों को देखें, जो बदलाव आ रहे हैं नीतियों में, नीतिगत जो परिवर्तन हुए हैं, वो ये बताते हैं। एक बात उस समय छूट गई थी पिछली चर्चा में कि यूपी अगर पिछड़ा तो इसका मतलब अखिल भारतीय स्तर की तुलना में, तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत राज्यों का संघ है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका जो प्रति व्यक्ति आय का निष्पादन था, परफॉर्मेंस था, वो बेहतर रहा। इसकी वजह थी कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अगर यूपी में कम रहा, अर्थात जो पैसा यूपी में जमा होता था वो चला जाता था जो भारत के समृद्ध राज्य हैं, यूपी में पूंजी निवेश नहीं हो पाता था। तो पूंजी निवेश का जो निम्न स्तर था, बुनियादी तौर पर यही औद्योगिक पिछड़ेपन का कह सकते हैं कारण रहा है और इसलिए प्रति व्यक्ति आय में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, बल्कि जो गैप था वो बढ़ता हुआ भी नजर आता है। लेकिन अगर 3-4 साल के परिवर्तनों को देखें, जो बदलाव, मैं बार बार कह रहा हूं, पॉलिसी जो फैसेट्स में चेंजेस आए, जो पॉलिसी चेंजेस दिख रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह दिख रही है कि जिन वस्तुओं के उत्पादन में और जिन सेवाओं में उत्तर प्रदेश को तुलनात्मक लाभ प्राप्त है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से, और तुलनात्मक ही नहीं कहेंगे, स्पर्धात्मक लाभ प्राप्त है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्राप्त है, उन पर फोकस किया जा रहा है और उसका परिणाम दृष्टिगोचर भी हो रहा है। जैसे निर्यात में हमारी भागीदारी बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश की भागीदारी बढ़ रही है। यही नहीं बल्कि खेती के विविधीकरण, खेती को जो गांव की गैर खेती की क्रियाएं हैं उनसे जोड़ा जा रहा है लगातार। इसका परिणाम क्या होगा कि उन क्षेत्रों जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि होगी। ये बात भी महत्वपूर्ण है
कि जो क्षेत्रीय असंतुलन बना रहा है, ये बात उठी है चर्चा में, जैसे बुंदेलखंड, केंद्रीय उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल, अगर इन 4 प्रखंडों के क्षेत्रीय असंतुलन को देखें तो वो लगातार बने रहे हैं। केवल प्रति व्यक्ति आय का फासला ही नहीं बढ़ा है, बल्कि इन क्षेत्रों के बीच भी फासले बढ़े हैं। लेकिन पूर्वांचल के विकास के लिए और विशेष रूप में बुंदेलखंड के विकास के लिए जो योजनाएं लागू की जा रही हैं, उनके परिणाम दृष्टिगोचर, उनके फलदायी फल बहुत तात्कालिक नहीं दिखते, क्योंकि अर्थशास्त्र की दृष्टि देखें तो शोध के लिए 10 वर्षों का आंकड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए लेकिन जो बदलाव हैं उनकी दिशा दिख रही है, संकेत आपको ये दिशा दिखाई दे रही है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एपी तिवारी जी जिस भाषा में समझा रहे थे वो कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये भाषा बहुत क्लिष्ट है। अर्थशास्त्र समझना वैसे भी सबके बस की बात नहीं है, लेकिन ये बात समझना बहुत आसान है कि आपकी निजी जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है। आपको जिंदगी आसान लग रही है पहले की तुलना में कि थोड़ी सी कठिन लग रही है? सुविधाएं आप तक तेजी से पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं? आपके आसपास की रोड ठीक हुई है कि नहीं हुई है? बिजली का अंतर क्या हो गया, पहले कम आती थी कि अब ज्यादा आ रही है, या क्या हो रहा है, ये आप निजी जीवन में महसूस कर सकते हैं। और यही बदलाव विकास के पैमाने होते हैं, और इसी के आधार पर आप ये निर्णय ले सकते हैं कि पिछली सरकार बेहतर थी कि मौजूदा सरकार ठीक काम कर रही है। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।